बच्चों, हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर का पूरा थियरी कवर कर दिया है। का मतलब जो भी एनसीईआरटी बेस्ड थियरी था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उन्होंने पूरा कवर कर दिया। अगर इस चैप्टर को समराइज करना होगा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने क्या क्या स्टडी किया, तो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी से शुरू किया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद स्टडी किया डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम, ये हमने स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी किया इस चैप्टर का, एंड दैट इज डायमेंशंस, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन एंड उसके एप्लीकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो डायमेंशन के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। डायमेंशंस के बाद हमने स्टडी किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, how to calculate significant figures and what are the different methods of estimation of significant figures. Significant figures का calculation, addition, subtraction, multiplication and division में कैसे होता है। उसके बाद हमने स्टडी किया how to find order of magnitude of a physical quantity, वो भी हमने स्टडी किया। And after order of magnitude we started with our error part, कि what are the different types of error, then how do we calculate error, estimation of error कैसे होता है। एंड उसके बाद एरर का हमने कैलकुलेशंस किया, एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन। तो ये सब कंटेंट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अभी इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमको एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज करने हैं या एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर हाईली यूजफुल फॉर जेईई एंड नीट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। तो पहले हम लोग कुछ स्मॉल एग्जांपल डिस्कस करते हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन एरर कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके ना। जो पहला एग्जांपल है उसमें आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, और फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू a रेस टू p, b रेस टू q एंड c रेस टू r अपॉन c रेस टू r। ये एक फॉर्मूला आपको दिया है और आपको पूछा है कैलकुलेट रिलेटिव एरर इन x। तो अगर ये x का फॉर्मूला है तो फिर x का रिलेटिव एरर कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, x का रिलेटिव एरर भी फाइंड करेंगे और उसके आगे उसका परसेंटेज एरर भी फाइंड करेंगे। बच्चों, हमने स्टडी किया था कि पावर में कैसे एरर होता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, डिवीजन में कैसे होता है। तो इसमें हमको 3 टाइप के एप्लीकेशंस करने हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है और पावर भी है। ठीक है, तो सब यहाँ पे एक साथ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर इन एक्स को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो होगा ये होगा रिलेटिव एरर इन एक्स। फिर a रेस टू p का क्या होगा, इट विल बी p इंटू डेल्टा a अपॉन a, है ना, ये तो पावर का रूल है। तो a रेस टू p का रिलेटिव एरर होगा p, दैट इज पावर p जो है ना वो मल्टीपावर डेल्टा a अपॉन a। वैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एरर तो हमेशा ऐड ही होता है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो एरर तो हमेशा ऐड ही होगा। तो प्लस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन c। इवन दो c रेस टू r इज इन द डिनोमिनेटर, अगर ये ऊपर जाएगा ना तो r का जो वैल्यू है वो तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो r पॉजिटिव है, पर इफ इट गोज इन द न्यूमरेटर ये हो जाएगा c रेस टू माइनस r। इवन दो पावर इज नेगेटिव, एरर जो है ना वो तो पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो पावर अगर ये ऊपर का तो नेगेटिव हो जाएगा, बट एरर कैलकुलेशन में हमेशा वो एडिशन ही होगा। तो ये होगा रिलेटिव एरर इन एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ द साइड का मतलब हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करो।
तो यहां मैंने हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई किया है, ऑब्जर्व करो। तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स, ये हो गया P इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस Q इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन C। विथ लिटिल प्रैक्टिस इन MCQ सॉल्विंग आपको ये सब नहीं करना है। अगर मुझे फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में और मुझे समझो परसेंटेज एरर पूछा है, तो मैं ये सब नहीं करूंगा कैलकुलेशन, आई विल जस्ट अप्लाई शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल्स टू P इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस B, एरर तो हमेशा ऐड ही होगा, तो प्लस Q इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन C। का मतलब ये होगा एक शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। Now let us come to question number 2. In question number 2, you are given two resistances. और आपको पूछा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, का मतलब समझो इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा अलोंग विद द एरर। R1 दिया है 100 प्लस और माइनस 3 ओम्स और R2 दिया है 200 प्लस और माइनस 4 ओम्स। बच्चों जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। तो मैंने क्या करना है, R1 R2 को ऐड करना है। का मतलब यहां पे कौन सा रूल होगा, एडिशन वाला, एरर इन एडिशन, वो वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे पहले R1 R2 जो है ना उसको ऐड कर लू, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है ना, ये मैंने ऐड कर दिया। और फिर एरर का भी तो एडिशन होता है, तो यहाँ पे 3 और 4 ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना ये भी ऐड हो जाएंगे। तो फिर एडिशन ऑफ दिस टू, इसमें कितना वैल्यू होगा, 300 प्लस और माइनस 7, का मतलब वैल्यू भी ऐड हो गया और उनके एब्सोल्यूट एरर भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो दिस वाज एग्जांपल 1 एंड दिस वाज एग्जांपल 2। नाउ लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। Okay, let us discuss some more examples. अभी इस एग्जांपल में रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला आपको दिया, रेजिस्टेंस R इज V अपॉन ओम्स लॉ, वेयर R इज रेजिस्टेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट। हमको पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू दिया है 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट। का मतलब ये अगर ट्रू वैल्यू है तो ये उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। का मतलब अगर ये V है तो ये डेल्टा V होगा, है ना, दिस इज V प्लस और माइनस डेल्टा V। फिर करंट का वैल्यू दिया है 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। का मतलब ये अगर I है तो ये उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा I होगा। तो V प्लस और माइनस डेल्टा V, I प्लस और माइनस डेल्टा I, इसको हमको ऐसे समझना है। और हमको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I। तो इफ आई अप्लाई एरर कैलकुलेशन इन बोथ द साइड, V अपॉन I का मतलब डिवीजन, का मतलब अपने को डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एरर तो हमेशा ऐड ही होगा। तो डेल्टा R अपॉन R इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन R, का मतलब रिलेटिव एरर इन V प्लस रिलेटिव एरर इन I। फिर हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज एरर। व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इट बिकम्स परसेंटेज एरर। तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन V का फॉर्मूला और ये हो गया परसेंटेज एरर इन I का फॉर्मूला। फिर हमको जो वैल्यूज दिए हैं वो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज डेल्टा V का वैल्यू, डेल्टा V कितना है 5, ओके। What is V का वैल्यू 100, तो दिस इज 5 by 100 into 100. What is delta I का वैल्यू 0.2, so delta I 0.2. What is I का वैल्यू 10 and into 100, तो ये कैंसिल कर दिया और यहाँ से एक 0 कैंसिल कर दिया। 0.2 into 10 कितना हो गया 2% और ये हो गया 5%, बिकॉज ये तो परसेंट है तो ये तो परसेंट में होगा। तो दिस इज 5% प्लस 2% एंड 5 प्लस 2 becomes 7। इसका मतलब आवर आंसर इज परसेंटेज एरर इन R इज 7%। रेजिस्टेंस में 7% का एरर हो सकता है, ओके।
नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ पहले क्वेश्चन समझ लो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप वीडियो को पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो और उसको समझ लो। Question says if the error involved in the measurement of side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the maximum percentage error in the density of the cube? सबसे पहले बॉडी का शेप क्या है? क्यूब। ये 3% क्या है? एरर इन साइड। और ये 4% क्या है? एरर इन मास। परसेंटेज एरर दिए अपने को, साइड का परसेंट एरर 3% है और मास में परसेंटेज एरर 4% है। तो डेंसिटी में कितना होगा? ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व। डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है रो, ग्रीक अल्फाबेट रो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। वी नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका है? तो क्यूब का है। एंड क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब। तो अगर साइड का सिंबल एल होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब होगा। ठीक है, तो वी को मैंने लिखा एल क्यूब। तो यहाँ पे डिवीजन भी है और पावर भी है, बट डिवीजन हो तो भी एरर तो ऐड ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद टेकिंग रिलेटिव एरर ऑन बोथ द साइड। तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी को लिखा जाएगा डेल्टा रो बाय रो। रिलेटिव एरर इन मास को लिखा जाएगा डेल्टा एम बाय एम। और ये एल क्यूब है तो पावर को तो मल्टीप्लाई करना है ना एरर कैलकुलेशन में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू रिलेटिव एरर इन एल। इसके बाद मैंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन मास और ये हो गया परसेंटेज एरर इन लेंथ। बट मास का तो एरर अपने को 4% दिया है, तो ये 4% दिया है। और लेंथ में कितना दिया? 3%, तो ये 3% है। तो दिस इज 3 इंटू 3%, ये कितना हो गया? 9% है ना। दिस इज 9% एंड दिस इज 4%। तो 4 प्लस 9 13%। तो डेंसिटी में एरर कितना होगा? 13%। Okay, now we are discussing some of the important dimensions for JEE NEET. एक पॉइंट आपको याद रखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पेशली डायमेंशंस के लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, पर इसके जो डायमेंशंस होंगे, डायमेंशन में जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसमें फिजिकल क्वांटिटी 11th स्टैंडर्ड की भी होंगे और 12th स्टैंडर्ड के भी होंगे इन MCQs। अभी आप पूछोगे सर 12 का तो हमने पढ़ाई अब तक किए नहीं है और 11 के भी तो हमारे पहला चैप्टर शुरू है, तो बाकी चैप्टर के हम लोग को वैल्यूज तो मालूम नहीं है। तो राइट नाउ एट दिस चैप्टर या इन दिस चैप्टर जो भी नया फॉर्मूला आप देखोगे वो हमको कहीं ना कहीं 11th में या 12th में पढ़ना है। बट सिर्फ डायमेंशन पर्पस के लिए हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं इस चैप्टर में। फॉर्मूला कहाँ से आया ये मत पूछो, बिकॉज ये फॉर्मूला हमको या तो 11 में या तो फिर आगे 12th में स्टडी करने हैं। सिर्फ डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमको उन फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखो। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका JEE का या नीट का, वो तो आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद ही होने वाला है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होगा वो 11 का भी होगा और 12 का भी होगा। का मतलब डायमेंशन जब पूछेंगे एग्जामिनेशन में तो डायमेंशन 11th स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी होगा और 12th स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी होगा। तो यू शुड नो डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। बट अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी आपको 11 के ना तो फॉर्मूले मालूम है ना तो 12 के फॉर्मूले मालूम है। तो मैं जो भी यहाँ पे फॉर्मूले मेंशन करूंगा, ये फॉर्मूले आपको या तो 11th स्टैंडर्ड में या तो फिर 12th स्टैंडर्ड में आगे स्टडी करने, उसका आप टेंशन मत लो। बट फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, बिकॉज डायमेंशन फाइंड करने के लिए वी रिक्वायर फॉर्मूला। ठीक है, उस बात को ध्यान रखो। तो सबसे पहला क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका सिंबल है कैपिटल G। तो अगर हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जब भी आपको किसी भी वैल्यू का डायमेंशन फाइंड करना है, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए।
बिकॉज अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप ऐसे डायमेंशन को डिराइव कर सकते हो। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में आपको डायमेंशन सबका याद नहीं रखना है, वो आप याद नहीं कर पाओगे। आपको सबके फॉर्मूले याद करने, मेमोराइज करने, बिकॉज अगर फॉर्मूला होगा तो हम लोग डायमेंशन को क्विकली फाइंड कर लेंगे साइड में रफ वर्क में। तो अगर मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन फाइंड करना है एग्जामिनेशन में, तो मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। Newton's law of gravitation gives a relation of gravitational force between two masses. तो सपोज यहाँ पे दो पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है। Let F be the gravitational force with which they attract each other. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये जो F है उसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला है। और इसमें जो G होगा ना, इस G को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट हमको तो G का डायमेंशन फाइंड करना है, तो पहले फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं और G का फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो इससे अगर हमने सिंप्लीफाई करके G का फॉर्मूला निकाला तो G का फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2, ये होगा G का फॉर्मूला। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सबके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई कैन से डायमेंशन ऑफ G इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ R, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर है, अपॉन m1 m2 के डायमेंशंस। फोर्स का तो डायमेंशन अभी आपका याद हो गया होगा, है ना। यू हैव टू रिमेंबर फोर्स का डायमेंशन बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। फोर्स का डायमेंशन है m L T माइनस 2 का मतलब m1 L1 T माइनस 2। यहाँ पे m और L का पावर 1 है जो मैंने नहीं लिखा है, और ये R है जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब L2 बिकॉज डिस्टेंस के डायमेंशन L होता है। ये दोनों मास है तो m1 और m1 मल्टीप्लाई करके कितना होगा m2। फिर इसको अगर आपने सिंप्लीफाई कर दे तो ये कितना होगा, m1 अपॉन m2 का मतलब m माइनस 1, दिस इज L1, दिस इज L2 का मतलब L3। लॉ ऑफ इंडाइसिस 1 प्लस 2 3 हो गया, और T माइनस 2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन m माइनस 1 L3 T माइनस 2। ये डायमेंशन आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है और फॉर्मूला एग्जाम में अप्लाई करना है, और डायमेंशन ऑफ G वहां पे साइड में डिराइव करना है। ये उसका मेथड हो गया। और फ्रीक्वेंटली यूज डायमेंशन होता है एमसीक्यूज में, इसके लिए आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। बट फॉर्मूला हम लोग बाद में 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, वहां पे उसको स्टडी करेंगे। अभी इसके बाद होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो आप 12th में स्टडी करोगे, बट एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, डायमेंशन के एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए समटाइम्स वी हैव टू अप्लाई प्लैंक्स कांस्टेंट आल्सो। तो फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, वेयर h इज सिंबल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल f। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे h का डायमेंशन फाइंड करना है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो फिर ये क्या होगा, h क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी अगर 1 अपॉन टाइम है तो 1 अपॉन f क्या होगा, टाइम हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन f जो है ना वो क्या हो जाएगा, टाइम। तो आई कैन से प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनर्जी इनटू टाइम। बस ये फॉर्मूला याद कर लो अभी डायमेंशंस के लिए। तो अगर मुझे डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट समझे किसी क्वेश्चन में यूज करना है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनर्जी इनटू टाइम। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला मालूम है तो मुझे डायमेंशन फाइंड करने को आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ h इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन इज सेम एज वर्क का डायमेंशन, एंड वर्क का भी डायमेंशन आपने बाय हार्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो भी बाय हार्ट कर लो। एनर्जी, वर्क, हीट, इन सब के डायमेंशन सेम होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क या डायमेंशन ऑफ एनर्जी या डायमेंशन ऑफ हीट इज m1 L2 T माइनस 2। ये भी आपको मेमोराइज करना है, फ्रीक्वेंटली यूज डायमेंशन में से एक है। और टाइम का T1, और यहाँ पे T माइनस 2 और T1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा। तो इट इज m1 L2 एंड T माइनस 1। ये होंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस। फॉर्मूला याद कर लो प्लैंक्स कांस्टेंट का, एनर्जी इनटू टाइम, और एग्जाम में अगर यूज करना तो उसको रफ में कैलकुलेट कर लो इस मेथड से।
फिर अगला वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अनदर क्वांटिटी यूज्ड इन 12th स्टैंडर्ड, बट डायमेंशन के लिए हम लोग इसको भी यूज कर लेंगे, ठीक है। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन 0, ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन 0, ये उसका सिंबल है। फ्री स्पेस का मतलब या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, एयर या वैक्यूम को फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सिंबल क्या है उसका, एप्सिलॉन 0। अब ये एप्सिलॉन 0 आता है कूलोम्स लॉ में। तो जैसे न्यूटन्स लॉ होता है वैसे ही कूलोम्स लॉ होता है। न्यूटन्स लॉ दो मास के बीच का फोर्स होता है, कूलोम्स लॉ जो है ना वो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का फोर्स होता है, एंड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर दो चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस r है, एंड समझो ये दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। फॉर्मूला का टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला अपने को 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, अभी तो हम लोग सिर्फ डायमेंशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मुझे एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला को अरेंज कर लेता हूं। तो एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन f r²। 4π को मैंने इग्नोर किया बिकॉज 4 का भी डायमेंशन नहीं होगा और पाई जो कांस्टेंट है उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको पहले से निकाल दो बिकॉज उनका तो डायमेंशन है नहीं, तो 4 चला गया और पाई चला गया। नाउ वी टेक डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड। ये Q1 Q2 क्या है, चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन टाइम इनटू करंट, बिकॉज चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो टाइम के लिए T, करंट के लिए A सिंबल। वैसे इसका भी T और A हो जाएगा। फोर्स का क्या है, M L T-2 है डायमेंशन, और r² का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर वो L2 हो जाएगा। ये सब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा M-1 L-3 T4 एंड A2। सिंपल सा कैलकुलेशन है, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये होंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के डायमेंशंस। आई रिपीट, ये डायमेंशन आपको मेमोराइज नहीं करना है। अगर परमिटिविटी का डायमेंशन कहीं यूज करना है तो फॉर्मूला याद रखो जिससे ये डायमेंशन आपको डिराइव करना है। इसके बाद होगा एक अनदर कांस्टेंट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका सिंबल है μ0। ये जो लेटर है ना, इसका ग्रीक लेटर म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। अगेन अनदर क्वांटिटी इन 12th स्टैंडर्ड, बट एमसीक्यूज के लिए, डायमेंशन के एमसीक्यूज के लिए हमको इसका डायमेंशन जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगेन फॉर्मूला फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। तो स्पीड ऑफ लाइट जिसका सिंबल c होता है उसका फॉर्मूला है 1/√μ0 into ε0। व्हाट इज ε0? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज μ0? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी तो वैल्यू समझ लो, इसका हमको बाद में डिस्कशन करना है 12th में, अभी तो सिर्फ डायमेंशन के लिए समझ लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी गेट c² = 1/μ0 ε0। पहले स्क्वायर कर लो इसको और फिर μ0 को यहाँ पे लो, c² को यहाँ पे लो। तो μ0 का फॉर्मूला 1/c² into ε0। पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, फिर μ0 को यहाँ पे ट्रांसफर किया, एंड देन आई पुट द डायमेंशंस। यहाँ पे c क्या है, स्पीड का डायमेंशन क्या है, L-T-1। स्पीड का डायमेंशन है L1T-1, तो उसका स्क्वायर करो तो L2T-2 हो जाएगा। तो स्पीड का स्क्वायर होगा L2T-2, ठीक है। और ε0 का डायमेंशन तो हमने यहाँ पे फाइंड किया, उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर ये सॉल्व करने के बाद वी गेट μ0 का डायमेंशंस। तो ये कुछ कांस्टेंट्स होंगे जिनके डायमेंशन आपको एमसीक्यू सॉल्व में यूज करना है 11th स्टैंडर्ड में, जबकि इनका स्टडी जो है ना वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, जेईई और नीट के अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो यू माइट रिक्वायर दिस वैल्यूज इन द कैलकुलेशंस। तो इसके लिए मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया। तो पहला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन, उसके बाद था प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, उसके बाद था परमिटिविटी का डायमेंशन, और उसके लास्ट में था परमिएबिलिटी का डायमेंशंस। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और डायमेंशन जो है उस साइड में आपको उसको डिराइव करना है। मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। Let us discuss two important examples for entrance examination. थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, but try to understand. You will enjoy these questions. Okay?
First question says, if velocity of light c, Planck's constant h and gravitational constant g are taken as fundamental quantities, then find the dimension of length. अगर इनको हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम किया, दे आर नॉट फंडामेंटल बट एज्यूम किया, मान लिया, सपोज किया, तो फिर लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? का मतलब इस क्वेश्चन में लेंथ का डायमेंशन c, h और g के फॉर्म में लिखा जाएगा. यूजुअली लेंथ का डायमेंशन L1 होता है, बट वो कब पॉसिबल होगा? जब भी लेंथ होगा फंडामेंटल. यहाँ पे फंडामेंटल तो c, h और g है, तो फिर इस केस में लेंथ को लिखा जाएगा c, h और g के पावर के फॉर्म में. ठीक है, तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है वो c पावर a है, h पावर b है और सम g पावर c है. ये जो c है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट का है और ये जो c है वो कांस्टेंट है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. उसके बाद स्टेप क्या होगा? टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड. का मतलब इनके जो नॉर्मल डायमेंशंस होते हैं m, l, t वाले, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो लेंथ का डायमेंशन होता है m0, l1, t0. ये जो है ना, ये स्पीड है. स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? l1, t-1, बट पावर a है. प्लैंक्स कांस्टेंट अभी हमने फाइंड किया था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन m1, l2, t-1, इसका पावर b. और यूनिवर्सल कांस्टेंट का भी डायमेंशन जस्ट नाउ वी हैव फाउंड, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -1, 3 एंड -2 पावर c. अगले स्टेप में m के पावर रेस करके l के पावर रेस करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे m का पावर b है, यहाँ पे m का पावर -c होगा ना, -1 इंटू c कितना होगा? -c. तो यहाँ पे m b है और यहाँ पे m -c है, तो ये होगा b -c. तो m पावर b -c. यहाँ पे l का पावर a है, यहाँ पे l का पावर 2b होगा, यहाँ पे l का पावर 3c होगा. तो इट इज a प्लस 2b प्लस 3c. l पावर a प्लस 2b प्लस 3c. l पावर a, l पावर 2b और l पावर 3c. यहाँ पे t का पावर -a, यहाँ पे t का पावर -b, यहाँ पे t का पावर -2c. तो दिस इज -a -b -2c. ठीक है, ये मैंने इन तीन ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया. अगला स्टेप क्या होगा? इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ द साइड. तो अगर मैंने m, l, t के पावर दोनों तरफ की इक्वेट कर दिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा? b - c = 0. b - c = 0. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? a प्लस 2b प्लस 3c = 1. ओके. एंड थर्ड क्या होगा? -a -b -2c = 0. पावर्स को मैंने इक्वेट कर दिया. तो वी गॉट 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस. तो अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हमको a, b और c के वैल्यू मिल जाएंगे. तो सॉल्विंग द 3 इक्वेशंस वी गेट a = -3/2, b = 1/2 एंड c = 1/2. आई लीव दिस पार्ट एज होमवर्क. ये आप सॉल्व करो 3 इक्वेशंस को एंड फाइंड a, b एंड c. ठीक है. तो सॉल्विंग द 3 इक्वेशंस, a आएगा -3/2, b आएगा 1/2 और c आएगा 1/2. तो मुझे पावर्स तो मिल गए, का मतलब मुझे l का डायमेंशन मिल गया. तो l का डायमेंशन होगा c पावर -3/2, बिकॉज a कितना है? -3/2. h पावर 1/2 और g पावर 1/2. ये होंगे l के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ c, h एंड g. अगर मुझे इस l का फॉर्मूला तैयार करना है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, अगर मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो इसको फॉर्मूला में देखो कैसे लिखा जाएगा? h पावर हाफ, g पावर हाफ और ये -3/2 था, इसको मैंने शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में और इसको लिखा c³ रेस टू हाफ. इसको मैं ऐसे लिख सकता है ना, c³ रेस टू हाफ. रेस टू हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना. x रेस टू हाफ का मतलब रूट x होगा. तो फिर रेस टू हाफ का मतलब ये तीनों के तीनों आएंगे रूट के अंदर. तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ h g अपॉन c³, बिकॉज व्हेन द पावर इज हाफ इट इज अंडर स्क्वायर रूट. तो ये होगा लेंथ का फॉर्मूला. ये होगा लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. ओके, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 2.
Example 2 says the equation of state of a gas is given by P plus A upon V cube into V minus B square equals to CT. आपको एक इक्वेशन दिया है, गैस इक्वेशन, और इसमें बोला गया है PVT जो है वो है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर है. व्हाट इज ABC? ABC आर सम कांस्टेंट. ये कुछ कांस्टेंट होंगे, हमको पता नहीं. ABC आर कांस्टेंट, बट PVT क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ A एंड B. इसमें जो कांस्टेंट A और B होगा उसके डायमेंशंस पता करो. ठीक है, एक सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या हम लोग अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म का मतलब सेम टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं. इसका मतलब अगर P के साथ A अपॉन V क्यूब ऐड हो रहा है तो फिर ये दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज सिमिलर वैल्यूज का एडिशन होता है ना बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो फिर अगर ये प्रेशर है तो A अपॉन V क्यूब भी प्रेशर होगा, बिकॉज प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड अगर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में अगर B स्क्वायर माइनस हो रहा है तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही माइनस होगा. इसका मतलब B स्क्वायर भी क्या होगा? वॉल्यूम होगा. ये आपको समझना है. अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया तो सॉल्विंग इजी है. तो प्रेशर के साथ प्रेशर ऐड होगा, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम होगा, का मतलब ये भी प्रेशर होगा और ये वॉल्यूम होगा. तो वी कैन से डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V क्यूब इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा. फिर इस V क्यूब को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो आई कैन से A इक्वल्स टू P इंटू V क्यूब. ये V क्यूब यहां पे चला गया. ठीक है, तो V क्यूब अगर यहां पे चला गया तो आई कैन से A इक्वल्स टू P इंटू V क्यूब. ठीक है, आई कैन से P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P इंटू V क्यूब. ओके, फिर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो प्रेशर अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो मैंने इसको लिखा फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज इनटू V क्यूब. एंड देन आई पुट द वैल्यूज. फोर्स का डायमेंशन इज m1 L1 T माइनस 2. वॉल्यूम का डायमेंशन इज L3, बट यहाँ पे क्यूब है इसके L3 क्यूब हो गया. एरिया का डायमेंशन इज L2. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m L8 T माइनस 2. यहाँ पे L9 होगा, यहाँ पे L1 है तो L10 हो गया, और नीचे L2 है का मतलब L8 होगा, और दिस इज T माइनस 2. ये होंगे कांस्टेंट A के डायमेंशंस. फिर अपना नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? डायमेंशन ऑफ B स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशन ऑफ B, बिकॉज V माइनस B स्क्वायर, तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम में सबट्रैक्ट होगा. तो फिर B स्क्वायर का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन सेम है. टेकिंग द स्क्वायर रूट आई कैन से B का डायमेंशन इज V रेज टू हाफ. मैंने क्या लिया? स्क्वायर रूट लिया. B स्क्वायर है, मुझे B चाहिए तो मैंने स्क्वायर रूट लिया. एंड वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, तो वॉल्यूम इज L3 रेज टू हाफ, एंड L3 रेज टू हाफ कितना होगा? 3/2. लॉ ऑफ इंडाइसिस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 3/2. तो ये होंगे कांस्टेंट B के डायमेंशन L पावर 3/2. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. So we have discussed two interesting questions based on dimension.